नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि बीपीएससी मेंस के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके सामने लेके आऊँगा। आज बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, उसको समझेंगे। जनरली बहुत लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। जनरली क्या करते हैं कि बस ये पढ़ के चले जाते हैं कि बिहार में 7 निश्चय योजना क्या है और स्टार्टअप नीति क्या है और एक दो जो प्रमोशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल जो कुछ योजनाएं हैं उसके बारे में पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन हमें उसका बेसिक समझना पड़ेगा कि बिहार के रूट में क्या चुनौतियां हैं, उसके विकास में क्या बाधक है और बिहार में किस तरह के खनिज उपलब्ध हैं, इसके बारे में भी जानना होगा। जैसे खनिज वाले रिलेटेड चीज़ों में क्या होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध नहीं है। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में अगर रह रहे हैं तो ऐसे तो ऑनलाइन का मार्केट हो चुका है, लेकिन फिर भी दिल्ली के कुछ बच्चे जो आउट ऑफ बिहार के हैं वो इसको अवॉइड कर देते हैं और बस मोटा मोटा करके चले जाते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे बिहार में किस तरह की चीज़ें हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। बिहार में खनिजों की उपलब्धता के भौगोलिक क्षेत्रों को स्पष्ट करें, ये बिहार के विकास में किस प्रकार सहायक है। देखिए, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे तो शॉर्ट में पूछ दे, और शॉर्ट में पूछेगा तो आपको बेसिक तरीके से जाना, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना, डायरेक्ट मैप एक बनाना है बिहार का। और मैप बनाने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा मानचित्र आना चाहिए बनाने के लिए, बस इतना हो कि समझ में आ जाए कि ये बिहार का मानचित्र है। ठीक है, तो इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। इसको समझते हैं ऐसे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, खनिज संसाधन किसी भी क्षेत्र की आर्थिक संपन्नता का महत्वपूर्ण आधार है। बिहार भी अपने भौगोलिक विविधताओं के कारण खनिज संसाधनों को सजे हुए है। ये खनिज संसाधन बिहार के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। देखिए, ये क्या है, आप इसको दो तरीके से ले सकते हो। आप इसको, मैं एक चीज बता दिया कि आपको समझना होगा खनिज क्या होता है। जहाँ खनिज होगा, जहाँ कोयला होगा, जहाँ कुछ ज़्यादा धात्विक चीज़ें मिलेगी तो अपने आप संपन्न होता है। अब जब संपन्न होता है तो वहाँ खनन होगा, उत्पादन होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, सरकार को राजस्व बढ़ेगा। जब राजस्व बढ़ेगा तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होगा तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लेबर चाहिए होगा। जब लेबर चाहिए होगा, चाहे खनन होगा, तो वहाँ पर श्रम शक्ति चाहिए। तो उससे क्या होगा, रोजगार क्रिएट होगा। रोजगार क्रिएट होगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा। पैसा आने से क्या होगा, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगा। क्रय शक्ति बढ़ने से क्या होगा, वस्तु का डिमांड बढ़ेगा। वस्तु का डिमांड बढ़ेगा तो सरकार के पास टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और इसी तरह से ये रोटेट होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो इसको इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं, आपको समझना होगा, बहुत बेसिक चीज़ है, इसको समझ लीजिए। अगर हम बोलते हैं क्या कि पहले गरीबी है, मान लो हम बोलते हैं ना कि गरीबी है, तो गरीबी को दूर करने के लिए क्या किया हमने, कई तरह के काम करते हैं। हम स्किल उसको करवाते हैं, स्किल लेबर बनाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, मनरेगा जैसा स्कीम लाते हैं ताकि उसके हाथ में कुछ पैसे आए। और क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर या कई ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पर रोजगार का जरूरत पड़ता है। अगर हम खनन कर रहे हैं तो वहां पर एक्सपर्टीज के साथ साथ लेबर क्लास जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है, बस काम कर सकते हैं, वैसे लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा। अगर यहाँ से रोजगार मिलता है, रोजगार मिलेगा तो क्या आएगा इसके पास, रोजगार मिलेगा तो क्या आएगा इसके पास, पैसे आएंगे। पैसा आएगा तो क्या होगा, वस्तु का क्या होगा, वस्तु की मांग क्या होगा, बढ़ेगा। अब वस्तु की मांग बढ़ेगा तो क्या होगा, टैक्स बढ़ेगा सरकार के पास। और टैक्स बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो खर्चा करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्किल्ड लेबर बनाने में। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सरकार अगर इन टैक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में काम करेगा तो इससे क्या होगा कि निवेश और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर में आएगा। जहां आप अच्छा काम करते हो वहां पर सरकार के पास पैसे होंगे। अगर आपके पास पैसा होगा तभी तो आप बड़ा चीज़ बना पाओगे, आप अपने सपने को पूरा कर सकोगे, जो भी ड्रीम इच्छा है वो पूरा कर सको। लेकिन पैसा नहीं है तो आप सिर्फ सोच सकते हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस तरह के स्कीम के माध्यम से क्या करते हैं, लोगों को रोजगार मुहैया कराकर इस तरह से करते हैं। उसी में से एक चीज़ है खनिज। अगर खनिज किसी राज्य में है तो समझिए कि उसके पास, अगर ज़्यादा खनिज है तो समझ लीजिए उसके पास बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का भाग है। और रेवेन्यू जब उसके पास है तो आराम से चीज़ों को, सरकार के पास टैक्स आएगा और उसे इन्वेस्ट कर सकता है विभिन्न सेक्टर में। अब क्या है, जैसा कि आपने देखा होगा कि पीछे हमने बताया
कि खनिज संसाधन किसी भी क्षेत्र की आर्थिक संपन्नता का महत्वपूर्ण आधार है। बिहार अपने भौगोलिक विविधताओं के कारण खनिज संसाधन को संजोए हुए है। ये खनिज संसाधन बिहार के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। ठीक है, अब आप जान लीजिए, ये मैं एक बेसिक चीज बताया हूं, लेकिन जब देखेंगे बिहार के आर्थिक संसाधन 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर 22-23 में 15.5% रही। भौगोलिक रूप से देखें तो बिहार क्या है, छोटा नागपुर तराई क्षेत्र में स्थित है। बिहार का कितना क्षेत्रफल है, 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। और एक ऐसा भौगोलिक इकाई है जहां पर विंध्यन आपको मिलेगा, धारवाड़ मिलेगा, खड़गपुर की पहाड़ी मिलेगा, इन सारी चीजों मिलेगी, गंगा मिलेगी। तो एक गंगा के नीचे वाला जो सेक्टर है, आप देखेंगे जो साउथ बिहार है वहां पर इस तरह की चीजें ज्यादा आपको मिलेगा, जो झारखंड से बॉर्डर बनाता है। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है, फिर हम आगे भी देखेंगे कि कैसे आपको करना है। अब यह है कि हालांकि देखिए वर्ष 2000 के पहले जब बिहार बंटवारा नहीं हुआ था, झारखंड नहीं बना था, उसमें क्या था, झारखंड बिहार का भाग था। जब भाग होने से क्या होता है कि उसके पास जितने खनिज है, कोयला है, धात्विक खनिज है, सारा का सारा क्या था, बिहार का भाग था। तो उस समय माना जाता था कि बिहार के पास पूरे भारत का 25% खनिज है। बिहार के अलग होने से भारत के पास जो धात्विक खनिज ना रख के अब सिर्फ अधात्विक खनिज बचे हैं। अब कुछ तरह की चीजें जो मिल रहा है, अब कुछ जो सैटेलाइट और विभिन्न चीजों द्वारा जब पता लग रहा है कि कुछ सेक्टर में सोना जैसा चीजें मिला है, यूरेनियम कुछ पाया गया है, तो वो है। लेकिन ये अधात्विक जो पहले 25% था, अब वो नहीं रहा। 2000 के बाद अधात्विक खनिज ज्यादातर रह गए। अब बिहार में खनिज संसाधनों की उपलब्धता के भौगोलिक क्षेत्र को निम्नलिखित मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए एक चीज मैं बताता हूं, अगर ये सेक्टर आप देख रहे हैं, तो अगर आपको बिहार मैप अच्छे से पता है, अगर बिहार मैप आपको अच्छे से पता है, तो आपको पता है कि क्या है, किशनगंज है, और साथ ही साथ अगर आपको पता है कि इधर कौन सा राज्य है जो बॉर्डर बनाता है, इधर कौन सा देश है जो बॉर्डर बनाता है, अगर ये आपको पता है तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपको पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। ये आपको पता है तो ये झारखंड है। ठीक है, इस तरह से। अब एक बात मुझे बता दो, अगर यहां से हम ऐसे कर देते हैं तो ये हमारा गंगा है। अगर जब किशनगंज के पास जाते हो तो आपको समझ में आता है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, इन सब सेक्टर को देखोगे तो यहां पर देखोगे कि किशनगंज हमारा कहां से मैच करता है, इसे थोड़ा असम बहुत पास पड़ता है। जो असम वगैरह जो नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है उधर, और उधर क्या होता है, असम जैसे राज्यों में यहां पर क्या होता है, टी का बहुत स्कोप है। ठीक है, यहां पर और क्या होगा कि प्राकृतिक गैस, यहां पर प्राकृतिक गैस मिलेगा। तो ये सब चीजें क्या है, यहां पर जब देखेंगे तो यहां पर हमारे पास खनिज की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जूट जैसे उद्योग के लिए बहुत संभावना यहां पर है, पूर्णिया कटिहार के पास। ठीक है, ये वाला सेक्टर। लेकिन जब हम बात करेंगे, जब खनिज की बात करते हैं, तो यहां पर कुछ और चीजें, और एक सेक्टर और, ये देखो आप, ये आपको पता होगा कौन सा सेक्टर है, कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है। तो यहां पर अगर बात करेंगे तो मोतिहारी, बेतिया, मतलब पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। यहां पर क्या करें, गोपालगंज, सिवान और इस तरह का जो राज्य जिला है, ये सब सेक्टर में आप देखोगे ये वाला जो सेक्टर है, यहां पर क्या पाया जाता है ज्यादा मात्रा में। अब देखो यहां पर क्या पाया जाएगा ज्यादा मात्रा में, अब बता दो मुझे। यहां पर सोना जैसा चीज ज्यादा मिलेगा। ये जब देखोगे ये सेक्टर, यहां पर देखोगे तो गया तो कम, लेकिन यहां पर कैमूर और रोहतास वाला जब एरिया देखोगे तो यहां पर आपको क्या है, ये जो एरिया है पूरा विंध्यन वाला है। और ये पूरा विंध्यन वाला एरिया है, तो यहां पर क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, पायराइट्स मिलता है, तो यहां पर ज्यादा मिलता है। तो यहां पर किस तरह के उद्योग बन सकते हैं आप समझ सकते हो। चूना पत्थर मिल रहा है तो सीमेंट जैसे उद्योग बनेंगे। दूसरा ये देखेंगे कि ये जो गया वाला एरिया है, इधर जो देखेंगे नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ये वाला जो सेक्टर देखेंगे ना, यहां पर क्या है, आपको सोना मिलेगा। जमुई में आपको पता है कि सोना मिला। बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो साउथ वाला है जो, और यहीं पर देखेंगे कि धारवाड़ का जो एरिया है ना, ये धारवाड़ वाला ही है, और धारवाड़ के ऊपर ही थोड़ा देखेंगे तो खड़गपुर की पहाड़ी है। तो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है,
एक तरह से झारखंड क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू पर ही है, उसी का एक भाग एक तरह से यहाँ तक है। तो छोटा नागपुर प्लेटू होने के कारण क्या होता है, ये भी थोड़ा सा यहाँ पर खनिज मिल जाता है। जो खनिज मिलता है तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये वाला जो आपको समझना है, ये एक दिमाग में बैठा लो। कुछ भी नहीं पता है तो बस इतना पता होना चाहिए कि ज़्यादातर खनिज कहाँ मिलता है, साउथ बिहार में। और साउथ बिहार में मिलता है तो आप एकदम ईस्ट से शुरू करो, वेस्ट तक जाओ। ईस्ट में शुरू करोगे, जैसे कटिहार के नीचे आ जाओ, भागलपुर, जमुई, बांका, नवादा, गया आएंगे, फिर रोहतास आएंगे, फिर कैमूर आएंगे। तो ये पूरा सेक्टर में कुछ ना कुछ मिलेगा। इधर से चलोगे, अगर वेस्ट से चलोगे, वहाँ पर पायराइट्स, लाइमस्टोन ये मिलेगा। फिर गया तक आओगे तो यूरेनियम मिल जाएगा, कुछ अभ्रक मिलेंगे, नवादा में अभ्रक मिल जाएंगे। फिर भागलपुर, जमुई आओगे तो सोना का कुछ, जमुई और बांका आओगे तो सोना जैसी चीज़ें मिलेंगे। हमने बताया कि अभ्रक वाली चीज़ें भी कुछ मिल जाएंगे। तो ये सेक्टर क्या है, पूरा एक तरह से धात्विक चीज़ें या अधात्विक ही सही, लेकिन इस सेक्टर में खनिज मिलेगा। और यहाँ पर सोरा, यहाँ पर गैस मिलेगा, ठीक है, इस सेक्टर में। ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इधर क्या है, ये उद्योग वाली बात है, जैसे जूट उद्योग वगैरह लगना है तो, लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन खनिज पर है तो खनिज पर ही चलते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आपको अगर समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। अब बोलते हैं कैमूर की पहाड़ी वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा। कैमूर की पहाड़ी में क्या होता है, कैमूर की पहाड़ी जो है उसमें कैमूर और रोहतास दोनों को लिया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कैमूर ही क्या है, भभुआ है, ठीक है, और रोहतास क्या है, सासाराम। कंफ्यूज नहीं है। में चूना पत्थर और पायराइट्स की उपलब्धि अवस्थिति है। गया, नवादा, जमुई जिलों में अभ्रक और यूरेनियम मिलता है, हमने जैसा बताया अभी आपको। भागलपुर, बांका, मुंगेर में चीनी मिट्टी के विद्वान है, ठीक है। खड़गपुर की पहाड़ी मैंने बताया, धारवाड़ वाला जब देखेंगे तो धारवाड़ के थोड़ा सा ऊपर खड़गपुर की पहाड़ी है, मतलब सेक्टर है। तो पहाड़ी में क्वार्टरजाइट और क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। ये अवस्थिति है वहाँ पर। ये आपको बस दिखा देना है यहाँ पर करके कि साउथ बिहार में सब चीज़ें ज़्यादा है। आप देखिएगा यहाँ अभी जो भी नाम आ रहा है सब साउथ बिहार वाला आ रहा है। जमुई में भारत का लगभग 47% स्वर्ण भंडार है, ठीक है, ये हो गया। मुजफ्फरपुर, सारण, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण जिलों में क्या होता है, सोरा होता है। ये जो हम मैप बनाए थे, ये जो मैप बनाए थे, ये जो आप मैप बना रहे हो, तो ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला जो यहाँ वाला सेक्टर है ना, यहाँ पर दिखेगा सोरा मिलेगा, यही सोरा है। तो ये क्या है, यहीं पर आपको मिल जाएगा मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो भागलपुर वाला एरिया, लेकिन भागलपुर में कम उसकी मात्रा है। लेकिन आप पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण वाला एरिया में क्या है, ये जो पश्चिम वाला एरिया है सारण, इधर वाला जो एरिया है जो गंगा के पास ही से जाता है ऐसे, तो सारण वाला एरिया है, तो वहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सोरा मिलेगा। अंग्रेज लोग यही सोरा ले जाते थे। बिहार में खनिज संसाधनों के उपयुक्त भौगोलिक विवरण से स्पष्ट है कि बिहार के उत्तरी क्षेत्रों की तुलना में दक्षिणी, हमने क्या बोला, उत्तर क्षेत्रों की तुलना में दक्षिणी क्षेत्रों में खनिज की व्यापक उपलब्धता है। इन खनिज संसाधनों का उचित दोहन और एवं मांग आधारित औद्योगिक इकाइयों को स्थापित कर बिहार की विकास प्रक्रिया को तीव्र किया जा सकता है। अब बताइए हमें क्या चाहिए। अभी आपको पता है कि बिहार से बहुत प्रवासन होता है, बहुत सारे लोग हैं जो बिहार से, जो गरीब हैं, जिनको पास बिहार में काम नहीं मिलता है, वो दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे, गुजरात जैसे शहरों में जाते हैं काम की तलाश में। अगर हम सरकार के प्रयास से इन सेक्टर में जहाँ पर भी जिस तरह खनिज उपलब्ध है, अगर वहाँ पर उस तरह का उद्योग लगा दिया जाए तो हमें क्या होगा, उद्योग जब लगाएंगे तो उद्योग कौन लगाएगा, उद्योग लगाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, निवेशकों को मोटिवेट करना पड़ेगा। जो उद्योग लगाते हैं उनके मालिकों इतना वो उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपको यहाँ उद्योग लगाने से नुकसान नहीं है, फायदा होगा। चाहे वो किसी तरह से उसको राजनीतिक अड़चन ना हो, कोई गुंडागर्दी उस तरह से कोई डिमांड ना करे, नीतियाँ सरल हो कि ताकि उसको सरल हो, लाइसेंसिंग सरल हो, ताकि आराम से वो उद्योग खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर सेक्टर करेंगे तो हम अगर उद्योग लगाते हैं तो हमने जैसा कि पहले बताया था कि इसमें यही नहीं बताया कि अगर कोई उद्योग या खनन होता है तो वहाँ पर श्रम शक्ति चाहिए होगा। जब श्रम शक्ति काम करेगा तो उसके हाथ में पैसे आएगा, पैसे आएगा तो क्या होगा, वो वस्तुओं की डिमांड करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। ये सारा एक साइकिल है। और जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो बिक्री होगा तो सरकार के पास क्या होगा, टैक्स आएगा, टैक्स रहेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में और राज्य के विकास में वो यूज कर सकेगा, ठीक है।
तो इसी तरह हम कहेंगे खनिज संसाधन की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में संबंधित उद्योगों की स्थापना कर व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर चूना पत्थर, जो हमने बताया था कि नीचे वाला जो एरिया है विंध्यन वाला, यहाँ पर चूना पत्थर, लाइमस्टोन और पायलाइट जैसी चीजें हैं, तो हम अगर यहाँ पर सीमेंट उद्योग लगा रहे हैं तो सीमेंट उद्योग से क्या होता है, रोजगार उत्पन्न होगा। जब रोजगार उत्पन्न होगा तो लोग तो जुड़ेंगे उससे, और जब उनको रोजगार मिलेगा तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। इस तरह की चीजों को करते हुए ठीक है। अब देखिए, औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग अवसंरचनात्मक विकास में किया जा सकता है। अब देखिए, अब हमने क्या बोला कि अब कोई उद्योग खुलेगा, अगर उस वहाँ पर उस चीज़ों का डिमांड बढ़ता है, वस्तुओं का डिमांड बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसे आएगा, पैसा आएगा तो हमने क्या बोला कि डिमांड बढ़ेगा वस्तुओं को। लेकिन सरकार के पास जब इसी चीज़ों से टैक्स आता है तो कोशिश किया जाए कि उस टैक्स का यूज हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में करें, ताकि जो दूसरे उद्योग हैं उसके अंदर में डीमोटिवेशन नहीं बल्कि मोटिवेशन आए कि अगर वो कार्य करता है, अगर उस तरह का उद्योग कोई लगाएगा तो उसको नुकसान नहीं है, उसको स्मूथली उनकी चीज़ों के एक जगह से दूसरी जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं रहेगी, चाहे बिजली की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे पुलिया की बात हो, सारा उसको बना बनाया मिले। ठीक है। निजी उद्योगों द्वारा CSR फंड, ये फंड है, कंड दें, फंड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। अब देखिए, अब जो उद्योग लगा रहा है, जो कंपनी है, अब उसको बोला गया है CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो करने के लिए अब कंपनियां क्या करें, निजी उद्योग या कंपनी जो है वो अपने CSR का जो परसेंटेज है वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में करे। अभी वो क्या करते हैं, शहरों में ऐसा चीज कर देते हैं और अपने सुविधा अनुसार लोग में, चाहे वो चाहते हैं कि इस सेक्टर में करने से हमारा सिर्फ फायदा है तो वो उस सेक्टर में खर्चा करते हैं। लेकिन जब अगर उनको ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने के लिए अगर निर्देशित किया जाए तो इससे क्या होगा कि हम ना सिर्फ शहर में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार उत्पन्न करवा सकते हैं। और रोजगार जब उत्पन्न होगा तो क्या होगा, हम बिहार अभी भी लगभग 85% ग्रामीण क्षेत्र में बसता हुआ, तो ग्रामीण सेक्टर में जब लोग हैं, जब ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो लोग क्या करेंगे, जो प्रवास हो रहे हैं वो नहीं होंगे और उनको स्थानीय स्तर पर उद्योग मिलेगा तो वहीं पर रोजगार करके क्या करेंगे, अपना दैनिक जीवन चलाएंगे। ठीक है। खनिजों के दोहन में उद्योगों में श्रम शक्ति की सहभागिता से गरीबी और भूखमरी की उपस्थिति को दूर किया जा सकता है। जैसा मैंने बोला था, उद्योग रहेगा तो श्रम शक्ति चाहिए, श्रम शक्ति से क्या होगा, गरीबी और भूखमरी समाप्त होगा। नीति आयोग द्वारा एक जारी आंकड़ा, देखिए अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, उसी के तर्ज पे क्या होता है, नीति आयोग भी निकालता है। तो नीति आयोग ने बोला है कि बिहार में अभी भी लगभग 34% जो है आबादी अभी गरीब है। जब आबादी इतना गरीब है तो आपको समझना पड़ेगा कि इस गरीबी को दूर करने के लिए सरकार को किस स्तर पे काम करना है। ठीक है। लेकिन अच्छा चीज ये है कि लगातार गरीबी घट रहा है। राज्य के राजस्व में होने वाले वृद्धि से सामाजिक सेवा पर ज्यादा खर्च किया जा सकेगा, इससे नागरिकों के जीवन स्तर में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब सामाजिक सेवा क्या होता है, बहुत सारा सामाजिक सेक्टर, सोशल सेक्टर में हम एजुकेशन पे खर्चा कर दें, हेल्थ पे खर्चा करें। एक गरीब व्यक्ति है जो दिहाड़ी का कमाता है, वो दिन का अगर नहीं कमाता है तो अगला दिन उसको भूखे रहना पड़ता है, तो क्या करेगा। सपोज एक आदमी है, मान लो कि मैं एक लेबर हूँ, मुझे मिलता है 400 रुपया एक दिन का। अगर आज मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो बीमार पड़ने से क्या होगा, न सिर्फ मैं प्रभावित होऊंगा बल्कि मेरा परिवार भी प्रभावित होगा, मेरे बच्चे प्रभावित होंगे। तो अगर हम हेल्थ सेक्टर को अच्छा रखेंगे और बुनियादी सुविधाओं को, अगर जैसे सरकार अभी मुफ्त में देती है, जनरली मुफ्त, सामान्यतः मुफ्त में देती है, अलग बात है कि जो अभी भी सरकारी अस्पताल में सारी दवाइयाँ और सारे सर्विस को नहीं दिया जाता, लेकिन सरकार का दावा है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अगर ये सारी सुविधाएं हैं तो कम से कम इतना है कि अगर वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, अगर बीमार पड़ भी जाता है तो उसको अपना जो सेविंग है उसमें से कुछ खर्चा करना ना पड़े, ताकि वो जो गरीब है और गरीब ना हो जाए। ठीक है। तो ये चीज़ को समझना है। तो सरकार क्या करे, सामाजिक सेवा पर खर्चा करे। अब सामाजिक सेवा में अगर एक गरीब है, उसके लिए क्या, उसके बच्चों के लिए क्या चाहिए, मिनिमम एक तो गरीब के लिए रोजगार चाहिए, उसके बच्चों के लिए स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेसिक चीज मकान चाहिए, जो भी उसके लिए भी योजनाएं चल रही है। तो ये सारी चीजें अगर मिल रहा है तो क्या होगा कि नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि होगा। राज्य की अधिकांश आबादी का रोजगार प्राप्त होने पर उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगा। मैंने पहले ही बताया कि क्रय शक्ति बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा। अब देखिए, अब ये तो हमने देख लिया कि फायदे क्या क्या है। अब कुछ चुनौतियां होता है, जहां पर कोई चीज भी आता है तो हर जगह कुछ ना कुछ चुनौती होता है। हो सकता है
कि आप अगर अभी फ़ोन चला रहे होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आपका डाटा है जो 1.5 GB का ही है, आप पहले बहुत सारा देख चुके हैं, फिर आपको देखना है, लेकिन आपके पास चीज़ें उपलब्ध है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है कि आपके पास पूंजी नहीं है। जब पूंजी नहीं है तो आप रिचार्ज कैसे करवाएंगे? तो वही सुविधा यही है। तो यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ, तो चुनौतियों के लिए सरकार क्या कर सकती है? अगर बाय द वे अब मान लिया कि एक डाटा की बात कर रहा है, आपके जीबी मोबाइल इंटरनेट खत्म हो गया, अब आपको सरकार अगर ये कह दे कि इस सेक्टर में आओ, इस लाइब्रेरी में आओ, यहाँ पर हमें तुम्हें मुफ्त में देंगे इंटरनेट की सुविधा, तो आप जाओगे ना? जाओगे ना? उसी तरह से कुछ सुविधा चुनौतियां हैं तो वहां पर समाधान भी दिया जाता है। तो क्या करें? अंधाधुन खनन, ये अंधाधुन जो बिना अंधाधुन अगर खनन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? अंधाधुन का मतलब क्या होता है? हम बिना सस्टेनेबिलिटी को देखे हुए हम बस खनन करते जा रहे हैं कि बस ये खनन हो और मेरे पास कुछ राजस्व आ जाए, लेकिन हम ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि पर्यावरण पर क्या नुकसान पड़ेगा, जो खनन कर रहा है उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन कुछ देख ही नहीं रहे। उसका भूमि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल के स्रोत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रदूषण किस तरह से बढ़ेगा, और खनन करते हैं तो वनों की कटाई बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे भरपाई कर सकते हैं? तो उसका उपाय है कि हम सतत खनन तकनीकों का उपयोग करेंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे, आप देखे होंगे विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में देखे होंगे कि कुछ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, माना कि एक बहुत सा पेड़ है बड़ा, अब उस पेड़ को हम काटने के बजाय वो क्या करता है, को जड़ से उसको निकालता है और निकाल के दूसरी जगह उसको फिर से उसको लगा देता है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह की चीज़ों को करेंगे तो इससे क्या होगा? हमारा पर्यावरण भी अनुकूल रहेगा और नुकसान भी नहीं होगा। वृक्षारोपण, बिहार सरकार लगातार वृक्षारोपण, करोड़ों की संख्या में वृक्षों का रोपण किया जा चुका है और लगातार सरकार कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि अभी मात्र लगभग 11% के आसपास क्या है अभी वृक्षावरण और वनावरण है बिहार में। इसको और बढ़ाने की जरूरत है। अगर ये 20% तक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप देखेंगे इस तरह का चीज़ें। ठीक है, अवैध खनन, अवैध खनन से क्या हो रहा है? आप देख रहे होंगे बिहार में लगातार ऐसा चीज़ हो रहा है जो अवैध खनन हो रहा है, बालू वगैरह का देख रहे होंगे, लगातार रात में ट्रैक्टर द्वारा बालू को अवैध खनन किया जा रहा है, बाहुबलियों द्वारा, गुंडों द्वारा। अब इससे क्या हो रहा है? सरकार के लिए एक चुनौती है। अब सरकार के साथ मिली भगत है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सामान्य प्रशासन की बात करें तो अगर इस तरह का हरकत हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, तो इससे सबसे ज़्यादा क्या नुकसान है? सरकार को राजस्व का नुकसान है। ठीक है, तो राजस्व नुकसान से होने से क्या होगा? अंततः वहाँ के नागरिकों पर होने वाले खर्च का कमी आएगा, और खर्च में कमी आएगा तो लोगों के विकास में ही कमी आएगा। ठीक है, तो खनिजों के दोहन किया जा रहा है जिससे सरकार का राजस्व हानि हो रहा है, और इससे क्या होगा? बिहार की गति, विकास की गति धीमा होगा। समाधान क्या है? सख्त नियम लागू करिए, निगरानी व्यवस्था बनाइए, अब मॉनिटरिंग करिए। मॉनिटरिंग नहीं, एक पर नहीं, अब आपको लग रहा है कि आपने जो मॉनिटरिंग तंत्र लगाया है वो सही से काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग लगाइए, क्योंकि मिली भगत ना हो, गठजोड़ ना हो जाए बाहुबली और जो जांच करता है उसके बीच में। आधुनिक तकनीक की कमी है। अब चुनौती की आधुनिक तकनीक की कमी है। हमने बोला ना कि हम लोग क्या करते हैं, अगर खनन कर रहे हैं, पेड़ दिखा हम उसको काट देते हैं और लकड़ी ले जाके चाहे अवैध तरीके से कोई ले जाता है या सरकार उसका कुछ यूज कर ले, तो काटना भी सही नहीं, समाधान नहीं है। अगर पेड़ को शुरू जड़ से निकाल के कहीं और लगा दिया जाए तो एक नई तकनीक का फायदा होगा। पारंपरिक खनन विधि है, हमने क्या बोला कि पारंपरिक तरीके से खनन विधि करते हैं, इससे क्या होगा? आज एक बताओ, एक टेक्नोलॉजी से हम उसका प्रयोग करके खनन करें और एक हम हथौड़ा और बम लगा के डायरेक्ट कर दे, तो वो खनन ज़्यादा सही है। हम तकनीक से प्रयोग करके करेंगे। जब तकनीक से करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो नॉर्मल पारंपरिक करते हैं तो इसमें क्या होता है? उत्पादन क्षमता कम होता है, इसमें लागत भी अधिक होता है। तो इससे क्या होगा? लागत जब अधिक होगा तो चीज़ें महंगी हो जाएगी। उससे अच्छा एक ऐसा तकनीक प्रयोग करें ताकि सस्ता भी हो और लोगों तक सुविधा भी हो और पर्यावरण को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। समाधान क्या? उन्नत मशीन, ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। स्थानीय समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, अगर जहाँ पर खनन हो रहा है तो यहाँ पर दो चीज़ होगा। खनन होने से बहुत धूल उड़ेगा, कुछ होगा, तो वहाँ पर स्थानीय लोगों को बीमारी भी हो सकता है। दूसरा चीज़, उनको विस्थापन करना पड़ेगा। अब विस्थापन करने के लिए सरकार कुछ उपाय ना करे और डायरेक्ट उनको मजबूरी बस विस्थापन होना पड़े, क्योंकि ये जो खनन वाला जो कार्य सामान्यतः जो करते हैं बाहुबली टाइप लोग करते हैं, पैसे वाले लोग करते हैं। तो इन लोग जो गरीब है वहाँ पर उस सेक्टर में, वहाँ पर क्या होता है, उनको मजबूरन उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, उस क्षेत्र को छोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए भी सरकार क्या करे? उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करे, आजीविका की व्यवस्था करे कि अगर उस सेक्टर को छोड़ के कहीं और उनको पुनर्वास करवा रहे हैं तो वहाँ पर उनको रोजगार दिया जाए। ठीक है, इस तरह की चुनौतियाँ हैं। अब अभी एक कह सकते हैं कि ऊपर की जितना व्याख्या किया उसे ये समझ में आ जाता है कि बिहार में जो खनिज संसाधन की उपलब्धता है
वो विकास, बिहार के विकास को गति दे सकता है। देखिए, ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे राज्य के पास बहुत है, लेकिन मेरे पास जो है हम उसका क्या सबसे अच्छे तरीके से प्रयोग करें ताकि वो बिहार के विकास में, उस राज्य के विकास में काम आ सके। जो मेरे पास है हम उसी के बारे में अच्छा से करने की कोशिश करेंगे, तो गति दे सकता है। इस संबंध में सरकार द्वारा अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं, जैसे बिहार स्टार्टअप 2017 लाया गया, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाया गया, बिहार आजीविका मिशन चलता है। आजीविका मिशन से क्या है, रोजगार पैदा होता है। अब यही जो है आजीविका मिशन में तो ऐसा है नहीं कि 24 आवर लोगों को रोजगार मिलता है, तो ऐसा है कि उनको तो हम मजबूत कर रहे हैं, फिनेंशियल रूप से वेमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, उनको रोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन अगर यही लोग थोड़ा बहुत सारी संख्या में होते हैं, तो अगर इनको भी अगर इस तरह से खनन वाला चीज़ों में अगर प्रयोग कर लें, उनको स्किल्ड कर दें, स्किल्ड करके अगर हम खनन वाला लगाएंगे तो रोजगार मिलेगा। श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस तरह का कार्य बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है बिहार में खनिजों का उचित दोहन और सरकार के निरंतर प्रयास के समन्वित सहयोग से बिहार के विकास प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान की जा सकती है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना आपको, आप बिहार हैं लेकिन उसके ऊपर आपका केंद्र सरकार है। आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप जो करना चाह रहे हैं आप नहीं कर पा रहे, तो आप केंद्र सरकार से सहयोग मांगिए। केंद्र सरकार के सहयोग से कोई अंतर्राष्ट्रीय या कोई दूसरे देशों के साथ समझौता करिए कि नई तकनीक आपको मिले, वहाँ के संसाधनों का, खनिजों का दोहन करने के लिए, और सतत दोहन, ठीक है, वो करें। और इस तरह से क्या होगा, विकास की प्रगति होगा। तो ये क्वेश्चन को आप डायरेक्ट अगर लिख लेंगे, जो मैं दे रहा हूं, मैं एक बार शुरू से चला दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, स्नैपशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। ये एक तरह से समझाने का इसको जरूरत नहीं है। ये देखो, ए ले लो, बिहार का मैप में क्या क्या है वो ध्यान रखना आपको, ये सारी चीजों को देख लो, देखते जाओ आप। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे, इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।